स्वागत है साथियों। आज हम सभी अपनी इस क्लास में पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक, चिंतक, विचारक और विद्वान क्रोचे के काव्य सिद्धांत के विषय में, उनकी जो सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी स्थापना क्या थी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत और परीक्षाओं में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगी। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले देखें कि क्रोचे का जन्म कहां पे हुआ था और किस सन में। तो 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1952 तक ये वर्तमान रहे। इटली के नेपल्स शहर में इनका जन्म हुआ। यानी आप देख सकते हैं कि भारतेंदु युग जो था उससे पहले अगर बालकृष्ण भट्ट की बात करें 1844 में उनका जन्म था। हरियोत जी का 1865 ईस्वी में उनका जन्म वर्ष है। 1866 में क्रोचे का है 1866 में। तो ये वो दौर है जो भारतेंदु युग के पहले से कुछ रचनाकार सक्रिय थे, वर्तमान थे। तो क्रोचे भी लगभग उसी दौर के विचारक हैं जो 1952 तक सक्रिय थे। क्रोचे के विषय में कहा जाता है कि ये मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री थे। ध्यान रखना है, कोई साहित्यिक व्यक्ति नहीं थे, ये दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री थे। लेकिन इनके जो विचार थे, जो स्थापनाएं थी, वो साहित्य के क्षेत्र में एक दखल देती हैं। तो उसे हमें देखना होगा कि इनके विषय में तथ्य है कि वे रोम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान नीति शास्त्र और दर्शन के अध्ययन के कारण आदर्शवादी दृष्टिकोण यानी प्रत्ययवादी दृष्टिकोण के दार्शनिक बन गए। हम सभी ने आदर्शवाद के विषय में पढ़ते वक्त भी इस बात को देखा हुआ था कि आदर्शवाद को एक और प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण, प्रत्ययवादी दृष्टिकोण, प्रत्यय का मतलब विचार और आदर्शवाद एक आदर्श विचार को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब नीति शास्त्र और दर्शन का अध्ययन वो करने लगे तो उनका दृष्टिकोण, कोई भी व्यक्ति होगा जब दर्शन का या नीति शास्त्र का अनुगमन करने लगेगा, उसके पीछे चलने लगेगा, उसकी मान्यताओं पर, तो उसका दृष्टिकोण आदर्शवादी हो जाएगा। ऐसे ही क्रोचे, उनकी आदर्शवादी दृष्टि विकसित होती है और वो आगे अभिव्यंजना सिद्धांत लिखते हैं। और ये अभिव्यंजना का स्तर क्या होगा, आप इसी आदर्शवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रख के अनुमान लगा सकते हैं। वे सांसारिक यथार्थ के बजाय चेतना के आंतरिक सत्य पर अधिक विश्वास रखते थे। किस पर? जो चेतना है मनुष्य का, मनुष्य की चेतना, उसका आंतरिक सत्य क्या है, बाह्य यथार्थ क्या है, वस्तु जगत में, भौतिक जगत में क्या सत्य है और आंतरिक सत्य क्या है, चेतना किस सत्य को स्वीकार करती है, उस पर उनका ज्यादा यकीन था। आगे चलकर वे राजनीति शास्त्र के अध्ययन के दौरान मार्क्सवाद के कट्टर आलोचक बन गए। ध्यान रखना है, क्रोचे क्या थे? मार्क्सवाद के कट्टर आलोचक थे। मार्क्सवाद भौतिकता पर, दुनियादारी पर आधारित है और वहीं जो इनका क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है वो आदर्शवादी, प्रत्ययवादी विचार पर आधारित है। इसलिए ये मार्क्सवाद के कट्टर आलोचक बन जाते हैं। कौन? क्रोचे। इनके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं वो है कि 1902 ईस्वी में ला कृतिका पत्रिका निकालते हैं ये। ध्यान रखेंगे, ला कृतिका पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? 1902 से। और इसके संपादक कौन थे? क्रोचे थे। ये बात ध्यान रखनी है। 1902 में ही इनकी एक एस्थेटिक नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई। एस्थेटिक काव्यशास्त्र के संदर्भ में है ये पुस्तक प्रकाशित होती है और इसी पुस्तक में उनकी अभिव्यंजनावाद की पूरी अभिव्यक्ति हुई है। इनका एक चर्चित भाषण है जो डिफेंस ऑफ पोएट्री नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। ध्यान रखेंगे, डिफेंस ऑफ पोएट्री क्रोचे के नाम के साथ आपको याद रखना है। एस्थेटिक इनकी पुस्तक है, लॉ कृतिका इनकी पत्रिका है। तो ये फैक्ट्स आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। हमें देखना यह है कि अभिव्यंजनावाद असल में क्या है। तो इन सारे तथ्यों के साथ उसकी मूल प्रेरणा को, मूल भाव को हम समझ लेंगे तो ये क्रोचे के विषय में हमारी जो जानकारी है वो पूर्ण हो जाएगी। जैसे इनके सौंदर्य शास्त्रीय निबंधों का संग्रह किस नाम से है? न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र है, जो काव्य का सौंदर्य शास्त्र है उसे ही क्रोचे एस्थेटिक कहते हैं। तो सौंदर्य शास्त्रीय निबंधों का संग्रह उन्होंने न्यू एसेज, नए निबंध, किस पर? एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र पर। तो ये भी इनकी रचना है, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं मूल अवधारणा जिसका हमें अध्ययन करना है। उसका नाम है अभिव्यंजनावाद। एक पद्धति अभिव्यंजना की उन्होंने प्रकट करनी चाहिए जिसमें कला या साहित्य या विचार की
मूल और श्रेष्ठतम रूप की अभिव्यक्ति की बात वो करते हैं। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो अभिव्यंजना का सिद्धांत है क्रोचे का, ये मूलतः सौंदर्य शास्त्र से संबद्ध है। बाद में ये अलग अलग फॉर्म में, जैसे साहित्य में भी इसका प्रयोग होने लगा और अभिव्यंजना की चर्चाएं होने लगी और एक सशक्त विचार के रूप में ये उभरता है। तो ये मूलतः सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। अभिव्यंजना सिद्धांत सहजानुभूति अभिव्यंजना पर आधारित है। यहां से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं जो परीक्षाओं में ध्यान रखनी है। अभिव्यंजना सिद्धांत सहजानुभूति अभिव्यंजना पर आधारित है, जो उनके अनुसार चेतना की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। ध्यान रखेंगे, एक तो चेतना को सर्वाधिक महत्व देते हैं क्रोचे, और चेतना में भी कैसी चेतना, जो आंतरिक सत्य, मनुष्य के घट के भीतर का सत्य है, जो उसकी आत्मा जिस सत्य को स्वीकार करती है, जो ईश्वरीय चेतना के बहुत समकक्ष होता है। तो उन्होंने कहा कि जो सहजानुभूति है उसी पर ये अभिव्यंजना आधारित है और ये सारी चीजें चेतना की महत्वपूर्ण क्रिया है। तो अब सवाल यहीं से उठता है कि ये सहजानुभूति नाम की कौन सी बला है। हम अभिव्यंजनावाद पढ़ने जा रहे थे, ये सहजानुभूति क्या है। उन्होंने चेतना यानी स्पिरिट, चेतना को सबसे अधिक महत्व देते हुए उसकी 4 मूलभूत क्रियाओं के बारे में बात किया, उल्लेख किया। यानी चेतना के 4 मूलभूत क्रियाएं हो सकती हैं। 2 उन्होंने बताया कि सैद्धांतिक हैं या उसे ज्ञानपरक कह सकते हैं, और 2 व्यावहारिक या स्वेच्छाचालित यानी नैतिक। ध्यान रखेंगे, तो जो 2 सैद्धांतिक हैं या ज्ञानपरक हैं, उनमें जो सैद्धांतिक है वो है सहजानुभूति, और जो ज्ञानपरक है वो क्या है, वो तर्क आधारित ज्ञान, जो तर्क पर, प्रश्न पर, विज्ञान पर, तार्किक चिंतन पद्धति पर, उस पर आधारित होगा, वो ज्ञान प्रक्रिया कहलाएगी। ये भी चेतना का एक अंश है, और सहजानुभूति ये सैद्धांतिक अंश है। कुछ व्यावहारिक हैं और कुछ है स्वेच्छाचालित। व्यावहारिक में आप नैतिक को देख सकते हैं, स्वेच्छाचालित जो है अपनी स्वेच्छा से कुछ चेतना परिचालित की जाती है। तो ये उन्होंने 2 कैटेगरी बता के उनके 2-2 हिस्से बताए हुए हैं। अब सारी बातों को छोड़ के हमें फोकस करना है सहजानुभूति पर। ये सहजानुभूति है क्या? क्रोचे क्या कह रहे हैं? क्रोचे कह रहे हैं कि कलाकार अपने मानस में जो कुछ सहज भाव से अनुभव करता है वही कला है, और उस अनुभूति को तर्क या बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। यहां से ध्यान देंगे, आदर्शवादी चिंतक दार्शनिक हैं क्रोचे, और आदर्शवाद ईश्वरीय चेतना के समकक्ष आंतरिक चेतना को मान रहा है। तो ईश्वरीय चेतना क्या होगी? जो निर्दोष होगी, जिसमें कोई दोष नहीं होगा, वो शुद्ध होगी पूरी तरह से विचार के रूप में। तो वो कहते हैं कि कलाकार के मन में कोई भाव सहज से आशय यह है कि बिना किसी प्रयास, बिना किसी तर्क शक्ति के, बिना किसी विचारधारा या ज्ञान के दबाव के, किसी वस्तु को देखकर किसी परिस्थिति में जो अनुभव सहज रूप से, यानी बिना किसी प्रयास और प्रभाव के एक अंदर अनुभूति जागृत होती है, वही सहज अनुभूति है। इस पर न विज्ञान का असर होगा, न किसी के चिढ़ाने का असर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई दबाव उस सहज अनुभूति पर नहीं है। एक सहज तरीके से निर्मल जल की तरह अंदर प्रवाहित होती है वह धारा। उस पर तर्क और बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। सहजानुभूति के साथ किसी भी प्रकार की अवधारणा संभव तो है, किंतु अनिवार्य नहीं है। यानी जैसे आप देखेंगे कि निर्गुण सगुण की परिभाषा देते वक्त कुछ लोगों ने ये कहा कि ईश्वर क्या है, तो निर्गुण, अगर कुछ निर्गुण विचारधारा वाले कुछ कह नहीं पाते तो ये कहते हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। यानी अगर कोई मीठा फल खाए, गूंगा हो, तो उसने फल को खा करके क्या अनुभूत किया, वही सहजानुभूति है। वो प्रकट नहीं कर पा रहा है, वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके मस्तिष्क में वो मिठास घूम रही है, नाच रही है। वो मिठास ही सहजानुभूति है। लेकिन आपने जो दिव्य अनुभूति फल के स्वाद के साथ या किसी मिठाई को खाने के बाद जो अनुभूत किया, आप उसे भाषा में कह रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उस रूप में अभिव्यक्त न कर पाए, तो उस मिठास की गरिमा नीची हो जाएगी,
कमजोर हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि अंदर ही जो मनोगत भावों में वो हमारी वो अनुभूति सहज रूप से व्याप्त है, वही कला है। जैसे ही ये कला बाहर आएगी तो पूछा जाएगा कि क्या आपने जैसा मीठा खाया था वैसा ही मीठा ये था या नहीं। वो सामने वाला कहेगा नहीं, तो आपका अनुभव झुठला दिया जाएगा। तो आपके भीतर की जो सहज चेतना थी, सहज अनुभूति थी, वो बाहर प्रकट होते ही उस पे समाज के नैतिक, सामाजिक और नैतिक, धार्मिक तमाम तरह के बंधन आके उसे जकड़ लेते हैं और उसे जज करने लगते हैं। इसीलिए क्रोचे ने कहा कि जो सहज अनुभूति है वो हमारे मानस में ही सुरक्षित है। जैसे ही आप मस्तिष्क के बाहर, मानस के बाहर उसे लेके आते हैं, वो अशुद्ध हो जाती है, उसका रूप बिगड़ जाता है, उस पर अलग अलग दबाव बनने लगते हैं। तो इसीलिए क्रम उन्होंने कहा कि कला क्या है? सहजानुभूति है। सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना क्या है? कल्पना है। हम जो कल्पित कर रहे हैं उसे प्रकट करना, और वही बाद में सौंदर्य बनता है। तो एक पूरी प्रक्रिया है, कल्पना, सहजानुभूति, अभिव्यंजना, कला, सहजानुभूति, अभिव्यंजना, कल्पना और सौंदर्य। तो ये उनकी सहज अनुभूति थी, जिसके विषय में उन्होंने कहा कि इसी सहज अनुभूति पर आधारित होती है अभिव्यंजना। आगे कुछ और ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि अभिव्यंजना बाह्य अभिव्यक्ति वाले सामान्य अर्थ से भिन्न है। यानी आपने कुछ समझा, कुछ अनुभूत किया, उसे बाह्य रूप से अभिव्यक्त करने से अलग है ये अभिव्यंजना। ये अभिव्यंजना की प्रणाली अलग है, उदात्त है, उत्कृष्ट रूप है, क्योंकि ये बाहर के किसी दबाव को अपने ऊपर उसकी छाया नहीं पड़ने दे रही है, वो मानस में ही सुरक्षित है। सहजानुभूति या अभिव्यंजना शब्द, रंग, रेखा, आकार, ध्वनि के माध्यम से बाह्य जगत में अभिव्यक्त नहीं होती है। ये तथ्य आपको ध्यान रखने होंगे क्रोचे के सिद्धांत के अनुसार। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोक में प्रचलित है कि किसी वृक्ष पर या किसी पेड़ पर, फूल का पेड़ है, अगर वहां पे वो फूल खिला हुआ है तो पेड़ उससे, उसके पौधे से ही तोड़ करके जमीन पे न गिरने पाए, हाथ से, हाथ चाहे जितना भी अस्वच्छ हो, अशुद्ध हो, लेकिन हाथ से तोड़ के वो जमीन पे न गिरने पाए, देवता के सिर पे चढ़ाना है। जो फूल जमीन पे गिर जाता है, कहा जाता है वो पूरी तरह से अशुद्ध हो गया, जूठा हो गया, बासी हो गया, वो देवता के सिर पे नहीं चढ़ेगा। क्रोचे भी कुछ ऐसा ही मानते हैं कि जो अभिव्यंजना बाहर कह दी गई, चाहे वो शब्द में, चाहे रंग के माध्यम से, चाहे रेखा के माध्यम से, चाहे आकार के माध्यम से, चाहे ध्वनि के माध्यम से, तो वो बाह्य जगत की हो गई। और जब बाह्य जगत की हो गई तो वो निर्दोष नहीं रह गई, वो अशुद्ध हो गई। तो ये जो सहजानुभूति कहते हैं, वो इन सभी में व्यक्त और प्रकट नहीं होती है, वो मानस में ही सुरक्षित होती है। तो ये इतने शुद्धतावादी, इतने आदर्शवादी थे कि बाहर विचार को निकलने भी नहीं देना चाहते। वो अंदर ही अनुभूत करिए, आपकी कला आपके अंदर ही विद्यमान है, इसीलिए इसकी आलोचनाएं भी की जाती हैं कि फिर ये लोक सामान्य से कैसे ये कला जुड़ेगी, ये विचार कैसे जुड़ेगा। यह सहजानुभूति या अभिव्यंजना कलाकार के मानस में ही संभव होती है। आप बाहर इसे भाषा में कह के रंग, रूप, रेखा, आकार, आकृति, ध्वनि, किसी में इसे नहीं कह सकते। फिर वो केवल अभिव्यंजना हो सकती है, अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन सहजानुभूति से प्रेरित अभिव्यंजना नहीं हो सकती है। बाह्य जगत में इसका संप्रेषण कतई आवश्यक नहीं है। कह रहे हैं अगर वो सहजानुभूति से प्रेरित अभिव्यंजना है तो उसे बाहर जगत में संप्रेषण करने की आवश्यकता है ही नहीं, उसको अपने भीतर ही व्याप्त रहने दीजिए। आगे है कि सहजानुभूति बाह्य स्तर पर काव्य, चित्र, मूर्ति आदि के रूप में प्रकट होते ही कलाकार की स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। सामाजिक नैतिकता तथा उपयोगिता के नियम उस पर लागू होने लगते हैं। उपयोगितावाद की बात जो हमने प्लेटो के संदर्भ में कल की, कि क्या ये कला, क्या ये अनुभूति, क्या ये अभिव्यंजना समाज के या आदर्श राज्य के मनुष्य के लिए उपयोगी है अथवा नहीं, नहीं है तो वो कला झूठी है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो इसलिए क्रोचे का विचार था कि जो सहजानुभूति है उसे बाहरी किसी भी माध्यम में प्रकट करने से कलाकार का जो अधिकार रहता है उसकी अनुभूति पर, वो समाप्त हो जाता है। फिर समाज नैतिकता, धार्मिक रूढ़ियों और तमाम पैमानों पर उसे जज करता है, खरी न होने पर उसे झूठी कहता है। तो किसी भी कलाकार की सहजानुभूति झूठी साबित हो जाती है, उस पर सामाजिक नैतिकता तथा उपयोगिता के नियम लागू हो जाते हैं और लेखक या कलाकार की स्वतंत्रता उस पर से समाप्त हो जाती है।
आगे भी कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति और कलाकार की सहजानुभूति मूलतः एक समान होती है। करें सामान्य व्यक्ति भी क्या है, वो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, बहुत ज्यादा तर्क नहीं लगाता, बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, बहुत सारी चीजों को वो स्वगत ढंग से जो अनुभव करता है वो पूरी तरह से निर्दोष होता है उसके मन में। इसीलिए कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर धन का आवरण, सभ्यता का आवरण नहीं है, वो बहुत निश्चल होता है। तो उसके विचार, उसकी अनुभूति ही निश्चल है। और कलाकार की सहानुभूति भी वे कहते हैं कि ऐसी ही निश्चल है। तो दोनों एक जैसे हैं, बशर्ते एक शर्त है कि कलाकार की जो सहानुभूति होती है वो व्यापक होगी, वो समृद्ध होगी। और सामान्य व्यक्ति सहानुभूति तो उसकी भी है, लेकिन उसकी मात्रा कम होगी। तो केवल परिमाण का अंतर है, गुण का नहीं। गुण एक ही है, एक ही धातु से दोनों की सहानुभूतियां बनी हुई है। अभिव्यंजनावाद को प्रायः आचार्य भारतीय आचार्य कुंतक के वक्रोक्त सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है। ये प्रश्न यहां से ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत से क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना की जाती है। तो वक्रोक्त सिद्धांत, कुंतक के वक्रोक्त सिद्धांत से जोड़ करके देखा जाता है अभिव्यंजनावाद को। आचार्य शुक्ल इसे भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहते हैं। ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किस सिद्धांत को मानते हैं? तो क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को मानते हैं। और अभिव्यंजना के मूल में क्या है? सहजानुभूति। और सहजानुभूति किसका अंग है? चेतना का। और चेतना आंतरिक है। तो ये एक क्रम है, बाहर से भीतर की ओर की यात्रा है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। तो इसे इस रूप में आप देखेंगे। उम्मीद है क्रोचे के विषय में, इनकी अभिव्यंजना और सहजानुभूति के विषय में ये शॉर्ट में आप इसके भाव को समझ गए होंगे। इनसे जुड़ी हुई कुछ रचनाओं, पत्रिकाओं की बात, उनके कुछ भाषणों की बात हमने की, उनकी एस्थेटिक पुस्तक की बात की, उनका समय क्या था, किस दौर में विद्यमान थे, उन सभी चीजों की हमने बात की। और इससे आप सहजानुभूति और अभिव्यंजनावाद को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विचारक के साथ, एक नए चिंतक के साथ, काव्यशास्त्र के हिस्से से। नमस्कार।